स्टोरी की शुरुआत होती है एलिथिया से, जो कि एक प्रोफेसर होती है जो इस्तानबुल लेक्चर देने के लिए फ्लाइट में जा रही होती है। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलती है, एक अजीबो गरीब छोटे कद का आदमी उसके पास आ जाता है। वो बिना परमिशन के एलिथिया का लगेज उठाकर उसकी मदद करने लगता है। एलिथिया के लिए ये सब कुछ वियर्ड सा लग रहा, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा कौन है और क्यों मेरी मदद कर रहा है। वो कुछ बोल पाती उसे पहले ही उसके दोस्त आ जाते हैं और सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाती। कार में बैठकर एयरपोर्ट से निकलते वक्त एलिथिया के दिमाग में उसी स्ट्रेंज आदमी का ख्याल आ रहा था। वो अपने फ्रेंड्स को बताती है पर कोई उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। तब एक दोस्त मजाक में बोल देता है, यार तुम इस्तानबुल में हो सकता है जिन तुम पे लाइन मार रहा हो। सब लोग हंसकर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। लॉन्ग ट्रेवल के बाद एलिथिया सेमिनार वेन्यू पहुंच जाती है। यहाँ वो और उसके कोलीग्स नेचुरल डिजास्टर पर टाल देने वाले होते हैं। हॉल पैक्ड होता है जिससे उसके पॉपुलैरिटी का आइडिया लग जाता है। सब स्मूथ चल रहा होता है पर लेक्चर के बीच में एलिथिया को महसूस होता है कि कोई अनजान उसको डायरेक्टली टच कर रहा है। उसकी वाइब बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी, ज्यादा जैसे ही थी शैडोई फिगर जैसी लग रही। उसकी गेज इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती है कि एलिथिया को लगता है कि वो उस पर जब कर देगा और फिर एकदम से वही होता है। वो डार्क फिगर उसके ऊपर हमला कर देता है। शॉक और डर के चक्कर में एलिथिया स्टेज पर ही बेहोश हो जाती है। फ्रेंड्स तुरंत भागकर उसे संभालते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिथिया एक मेंटल कंडीशन से जूझ रही है। उसको वो चीजें नजर आती है जो असल दुनिया में होती ही नहीं और ये हेलुसिनेशन सिर्फ वो ही देख सकती है। वो खुद भी जानती है कि ये प्रॉब्लम उसके लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। नेक्स्ट डे एलिथिया मूड फ्रेश करने के लिए सिटी एक्सप्लोर करने निकल पड़ती है। घूमते घूमते उसकी नजर एक पुरानी एंटीक्यू शॉप पर पड़ती है। अंदर बहुत सारी अजीब रेयर चीजें रखी होती हैं। उनमें से एक सेंचुरी ओल्ड बोतल उसका अटेंशन खींच लेती है। शॉपकीपर बड़ी कॉन्फिडेंस वॉइस में कहता है, इस बोतल की खासियत ये है कि कभी कभी इसमें से खून बहने लगता है। वो उसकी तारीफ पे तारीफ करता रहता है ताकि बिक जाए। एलिथिया उसकी बात पर भरोसा नहीं करती पर प्रोफेसर होने के नाते उसकी क्यूरोसिटी उसे चैन नहीं लेने देती। वो सोची रहती है कि बोतल में ऐसा क्या सीक्रेट छुपा हुआ है। इसी क्यूरोसिटी की वजह से वो बोतल खरीद लेती है और होटल ले आती है। रूम में पहुंचकर नहाती और फ्रेश होती है और फिर बोतल को क्लीन करने का डिसाइड करती है। लेकिन जैसे ही वो उसका लिड घुमाती है, अंदर से एक ब्राइट ओड सी एनर्जी बाहर फूट पड़ती है, बिल्कुल किसी एंशिएंट पावर की तरह, और कुछ सेकंड में एक इनॉर्मस जिन के रूप में साफ दिखने लगती है। पर एलिथिया सोचती है कि यह भी उसकी इमेजिनेशन का ही पार्ट है। एलिथिया जिन को इग्नोर कर देती है जिससे जिन खुद शॉक हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है, ये मुझे देखकर घबरा क्यों नहीं रही। उसे भी पूरी सिचुएशन काफी अजीब लगती है। जिनको सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है, एलिथिया को उसे देखकर जरा सा भी डर नहीं लगा, क्योंकि उसे पहले जिसके भी वो सामने आया था वो लोग सीधे हवा हो जाते थे। एलिथिया मीनवाइल टीवी की तरफ देख रही होती। यहीं पर हमें पता चलता है कि जिन काय सदियों से उसी बोतल में कैद था, इसलिए मॉडर्न दुनिया उसके लिए एकदम अजीबोगरीब लग रही थी। टीवी पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का वीडियो चलता है और जिनको पक्का यकीन हो जाता है कि एलिथिया कोई विच टाइप चीज है जिसे आइंस्टाइन को किसी मैजिक बॉक्स यानी टीवी में बंद कर रखा है। यह सोचकर वो आइंस्टाइन को उस डब्बे से छुड़ाने की कोशिश करता है। एलिथिया तुरंत समझती है, अरे ये सब साइंस की वजह से होता है, टीवी कोई जादू का कफास नहीं है। फिर वो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड समझाने लगती है। जिन कैजुअली बोल पड़ता है, मुझे पता है ईएम फील्ड क्या होती है, मैं भी तो किसी हद तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही तो हूँ। उसके बाद जेन सीधे पूछता है, तुम कौन हो और मुझे देखकर डरे क्यों नहीं। एलिथिया अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगती है कि वो एक प्रोफेसर है और उसको एक मेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से कभी कभी वो चीजें देख लेती है जो कि रियल वर्ल्ड में होती ही नहीं। वो बताती है कि बचपन में एक एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली मर गई और वो बिल्कुल अकेली रह गई। अकेलेपन से बचने के लिए उसने एक इमेजिनरी लड़के का चेहरा क्रिएट कर लिया था। जब मन होता वो उसे दिख जाता और जब चाहे उसे गायब होने को बोल देती। धीरे धीरे इमेजिनेशन इतनी इंटेंस हो गई कि वो लड़का रूड उसको बहुत क्रीपी क्रेजी विजुअल दिखने लगे। इसी वजह से जिन को भी उसने अपनी इमेजिनेशन का पार्ट समझा था और डर ही नहीं पाई। जिन को एलिथिया की कहानी बहुत पसंद आती है और वो कहता है, मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी करूंगा। एलिथिया को पहले समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है, पर जिन तुरंत एक इंसान में तब्दील हो जाता है और एकदम से ही बहुत सारा खाना उसके सामने ले आता है। यह देखकर एलिथिया का कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर होता है कि ये आदमी नहीं सच में एक जिन है। क्यूरोसिटी में दबी एलिथिया पूछती है, तुम बोतल में कैसे फंस गए,
कब से कैद हूँ वहाँ। जिन उसे अपनी कहानी शेयर करता है। वो बताता है कि वो पहले एक नॉर्मल इंसान जैसा ही था और लोगों की विश पूरी करते करते ही वो जिन बना। वो कहता है कि तकरीबन 3000 साल पहले वो कवीन सेबा का कजन था और धीरे धीरे उसे प्यार कर बैठा। एलिथिया तुरंत बीच में बोल पड़ती है, पर मैंने तो हमेशा सुना है कि क्वीन सेबा तो किंग सोलेमोन से प्यार करती थी, फिर तुम्हारे बीच प्यार कैसे हुआ? जिन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सबको वही पता है, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। क्वीन साहिबा मेरे लिए दीवानी थी। वो फिर बताता है कि जब किंग सोलेमोन साहिबा से मिलने आए तो वो अपने साथ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आया। जब सोलेमोन ने वो जादुई सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया तो उसकी धुन सुनते सुनते क्वीन उसके प्यार में दीवानी हो गई और बस यहीं से मेरा खेल खत्म। साहिबा ने बिना कुछ सोचे अपनी लाइफ से मुझे साइड कर दिया। सच में सोलेमोन सिर्फ एक किंग नहीं बल्कि एक पावरफुल मैजिशियन भी था। उसके जादू वाले इंस्ट्रूमेंट की वाइब ने क्वीन का दिल पूरी तरह सोलेमोन की तरफ मोड़ दिया। जब सोलेमोन और क्वीन दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होने लगे तब सोलेमोन को पता चल गया कि मैं और साहिबा पहले एक रिलेशनशिप में थे। ये सुनकर सोलेमोन का गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। गुस्से में आकर उसने मुझे अपने मैजिक से एक छोटी सी बोतल में कैद कर दिया और सीधा समुद्र में फेंक दिया। जिन बोलता है, मैं करीब 2500 साल तक उस बोतल में बंद रहा, तड़पता रहा। कितनी बार बाहर निकलने का ट्राई किया लेकिन हर बार मैं फेल हो जाता था। मैं बिल्कुल मजबूर हो चुका था। एलिथिया को उसकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि वो फिर से उन 3 विशेष के बारे में सोचती है। एलिथिया विश मांगने से पहले वो जिन से पूछती है कि एक लड़की का दिल सच में क्या चाहता है। इस पर जिन जवाब देता है कि ये सवाल मुझसे मत पूछो, प्यार के मामले में मैं हमेशा से ही उल्लू बनता आया हूँ। फिर वो एलिथिया से पूछता है कि क्या वो कभी किसी से प्यार करती थी। एलिथिया बताती है कि एक टाइम वो अपनी यूनिवर्सिटी वाले लड़की जैक से प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के की लाइफ में कोई और भी था, इसलिए एलिथिया ने उसे कनेक्शन तोड़ दिया। जिन के इतने पर्सनल सवाल से वो थोड़ा शॉक होती है। उसे अपनी पुरानी पढ़ाई में लिखा एक कॉन्सेप्ट याद आता है कि जिन की विशेष कभी हैप्पी एंडिंग नहीं देती, इसलिए वो जिन से पूछती है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कोई विश ही ना मांगू? यह सुनते ही जिन तुरंत तड़पने लगता है जैसे उसके ऊपर कोई प्रेशर पुल कर रहा हो। तब एलिथिया को समझ आता है कि विश तो मांगनी ही पड़ेगी वरना जिन सफर करेगा। विश मांगने से पहले एलिथिया उसे उसकी स्टोरी का बाकी हिस्सा सुनने को कहती है। उससे स्पेशली इंटरेस्ट होता है कि उसके अगली 500 साल का प्रिजन लाइफ कैसा था। जिन बताता है, समुद्र में इतने सालों तक रहने से बोतल के ऊपर मिट्टी, नमक और पत्थर जम गए थे। समुद्र की लहरों ने आखिर उस पत्थर बनी बोतल को शोर पर ला फेंका। फिर एक आदमी को वो बोतल मिल गई और उसने उसे महल की एक पुरानी दीवार के छेद में लगा दिया। एक दिन एक लड़की ग्विल अपने क्रश प्रिंस मुस्ताफा को देखने के लिए वो दीवार पर चढ़ रही थी। चढ़ते चढ़ते वो नीचे गिर गई और साथ में वो बोतल भी टूट जाती है। बोतल टूटने के साथ ही मैं फ्री हो गया। इतने बड़े जिन को देखकर ग्विल शौक में आकर बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद जब मैं उसे कहता हूँ कि मैं की 3 विशेष पूरी कर सकता हूँ तो उसकी पहली विश थी कि मैं प्रिंस मुस्ताफा से शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पहले ग्विल को एक फेरी लाइक ब्यूटी दे दी। फिर मुस्ताफा पे मैजिक किया ताकि वो ग्विल से प्यार करे और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। विश पूरी करने के बाद हमने मिलकर मेरी बोतल को छुपा दिया ताकि कोई और उस पर हाथ ना लगा सके। मैं भी महल में छुप कर रहने लगा। कुछ टाइम बाद ग्विल ने अपनी सेकंड विश मांगी, मैं मुस्तफा के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। उधर दूसरी तरफ किंग सोलेमोन की दूसरी वाइफ मुस्तफा के खिलाफ रणनीति कर रही थी। वो मुस्तफा से नफरत करती थी। रोज रोज उसकी कंप्लेंट सुन सुन के किंग सोलेमोन को भी मुस्तफा बुरा लगने लगा और एक दिन अपनी वाइफ के चक्कर में आकर सोलेमोन ने मुस्तफा को मरवा दिया। यह सुनकर ग्विल पूरी तरह टूट जाती है। वो पैलेस में पागलों की तरह दौड़ने लगी। मैं उसके पीछे गया और बार बार पूछने लगा कि अपनी लास्ट विश बता दो। तभी एक मैजिकल क्रिएचर वहां आया और मुझे कहा, तुम किसी को विश मांगने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। फिर सोल्जर्स आए और ग्विल को पकड़कर पानी में फेंक देते हैं। जब मैं उसे पानी से बाहर निकाला तब तक वो मर चुकी थी। अब मैं थर्ड विश पूरी नहीं कर सकता था, इसलिए मैं भी उसी महल में फंस गया। ग्विल के अलावा कोई मुझे देख नहीं सकता था। मैं सालों तक अकेला भटकता रहा। कुछ टाइम बाद में प्रिंस मुराद मुझे फील कर सकता था। मैं उसे अपनी बोतल के पास ले आया पर उसकी माँ आ गई और उसे वहाँ से ले गई। सोलेमोन की डेथ के बाद 14 साल की उम्र में मुराद को किंग बना दिया गया। वो पूरी जिंदगी जंग लड़ते लड़ते ग्रो हुआ था पर फिर भी मुझे महसूस कर पाता था मुराद का भाई लब्राहिम बिल्कुल
बिल्कुल ऑपोजिट था, आलसी, चिल और फुल्ली मजे में। इसलिए मुराद उसे नफरत करता था। मुराद को एक आदमी स्टोरी सुनाया करता था, मैं भी वो कहानियां सुनता था। जब वो आदमी मर गया, मुराद मेंटली अनस्टेबल हो गया था। इसलिए मुराद की माँ ने लिब्राहिम को किंग बना दिया। एक दिन जहाँ मेरी बोतल रखी, वहाँ लिब्राहिम की एक हैवी बिल्ड नौकरानी नहा रही। उसका वेट इतना था कि मेरी बोतल टूट गई। बोतल टूटते ही मैं बाहर आ गया। मैंने उस लड़की से भी 3 विशेष मांगने को कहा, पर वो इतनी डर गई थी कि सीधे बोल दिया वापस बोतल में चले जाओ, और मैं मजबूरन अपनी बोतल में वापस चला गया, क्योंकि मैं अपने मास्टर के हुक्म से बंधा हुआ हूँ। और जैसे ही मैं बोतल के अंदर गया, उस लड़की ने बोतल को टाइट से बांध दिया और फिर से समुद्र में फेंक दिया, और मैं वापस अपनी पुरानी कैद में चला गया। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एलिथिया अभी भी कंफ्यूज कि वो जिन से कौन सी विश मांगे, तो वो जिन से बोलती है, आगे क्या हुआ, तुम्हारी कहानी यही एंड नहीं हुई। जिन सांस लेकर बोलता है, बहुत सालों बाद मेरी बोतल एक 12 साल की छोटी सी लड़की जफेयर को मिली। उसकी जिंदगी हेल जैसी थी। उसकी जबरदस्ती शादी एक बूढ़े वेल्थी आदमी से करवा दी गई थी। जफेयर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक दिन एक मछली के पेड़ से जफेयर के हस्बैंड को मेरी बोतल मिली। उसने उस बोतल को मजाक में जफेयर को गिफ्ट दिया, और बस थोड़ी सी गलती से जफेयर ने मुझे आजाद कर दिया। जिन कहता है उसकी पहली विश नॉलेजेबल थी, लड़की को सीखने का बहुत शौक था। मैंने उसकी विश पूरी की और वो धमाल इन्वेंशन करने लगी। फिर मैंने उसे सेकंड विश पूछी, तो उसने बोला मुझे मैथ्स की हर प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। मैंने वो विश भी पूरी कर दी। उसके बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड को भी समझने लगी। स्लोली जिन जेफर के प्यार में पड़ने लगा। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे अपनी लास्ट विश बोले, जिन कहता है, पर उसकी नॉलेज की भूख कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। जैसे ही वो लास्ट विश बोलने वाली थी, मैंने उसे रोक दिया और वो मुझसे नाराज हो गई। नाराज जेफर के सामने जिन सब कुछ छोड़कर खुद ही बोतल में लौट जाता है। ईयर्स लेटर वो एलिथिया को मिलता है। प्रेजेंट में एलिथिया एक लॉन्ग साइलेंस के बाद कहती है, मुझे पता चल गया है कि मेरी विश क्या है। मैंने देखा है तुम जेफर से कितना सच्चा प्यार करते थे, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी उतना ही प्यार करो, क्योंकि एक औरत का दिल सिर्फ प्यार से भरता है। 3000 साल पुराना जिन उसकी बात मान जाता है और एक 30 साल की खूबसूरती यंग लेडी को किस करता है। एलिथिया की लोनलीनेस खत्म हो जाती है। वो फिर से जीने लगती है। फिर एक दिन एलिथिया कहती है, मुझे लंदन जाना होगा। वो जिन एक छोटी बोतल में चला जाता है। एयरपोर्ट पर चेक इन होते वक्त एलिथिया का दिल जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन कोई स्कैनर, कोई ऑफिसर जिन को डिटेक्ट नहीं कर पाता। दोनों सेफली लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन आते ही जिन फील करता है कि इस्तांबुल के मुकाबले लंदन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिन खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंटिटी था। उसका रेडियो और टीवी सिग्नल सुनाई देते थे। इस वजह से उसकी बॉडी पर बहुत प्रेशर पड़ता है। एलिथिया टेंशन में आ जाती है, पर जिन कहता है वक्त के साथ मैं एडजस्ट कर लूंगा। दोनों एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने लगते हैं, पर जिन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, और यह बात वो एलिथिया से छुपा रहा होता है। एक दिन एलिथिया बेसमेंट में जाती है और वो जिन को ऑलमोस्ट बिखरते हुए देख लेती है। उसकी बॉडी पार्टिकल्स अलग हो रहे थे। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता। एलिथिया घबरा कर तुरंत अपनी सेकंड विश बोल देती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो। विश बोलते ही जिन नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो कहता है, मैं ठीक हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एलिथिया रो कर कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और फिर वो अपनी थर्ड विश बोलती है कि तुम आजाद हो जाओ और अपनी असली दुनिया में वापस चले जाओ। विश कंप्लीट होते ही बोतल टूट जाती है। दोनों अपना लास्ट मोमेंट साथ बिताते हैं और धीरे धीरे जिन हवा में गुल हो जाता है। एलिथिया उसकी सारी चीजों को संभाल कर रखती है। 3 years लेटर पार्क में एलिथिया एक कपल को देखकर जिन को याद करने लगती है। इन 3 सालों में उसने एक बुक लिखी होती है जिसका नाम होता है 3 years of longing। जैसे ही एलिथिया वहाँ से जाने लगती है, जिन उसके सामने फिर आ जाता है। एलिथिया खुशी से रो पड़ती है। यह पहली बार नहीं था। जिन हमेशा कभी कभी उसे मिलने लौट आ जाता था, और यही फिल्म एंड हो जाती है।